नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो अब अर्जुन का कमांड सेंटर था, उसमें एक नई ऊर्जा थी। अर्जुन पिछली रात की शांति से ताजा दम मिस्टर ओबेरॉय के साथ विक्रम के खिलाफ अपनी अगली कॉर्पोरेट चाल पर काम कर रहा था। मिस्टर ओबेरॉय जी, विक्रम अभी भी बुटीक वाले हादसे से परेशान है। अब सही वक्त है उसकी एक कमजोर सब्सिडियरी पर कॉर्पोरेट रेड करने का। उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। उसे लग रहा था कि वो इस जंग को कंट्रोल कर रहा है, कि वो विक्रम से 2 कदम आगे है। ओबेरॉय उसकी बातें सुन रहे थे, पर उनका ध्यान पूरी तरह से वहां नहीं था। उनकी नजरें बार बार पास में रखे एक अनजान एनक्रिप्टेड लैपटॉप पर जा रही थीं। उस लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा की कुछ लाइनें तेजी से चल रही थीं। वो किसी चीज का, किसी खबर का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने उनकी इस बेचैनी को महसूस किया। क्या हुआ ओबेरॉय जी, सब ठीक है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं अर्जुन, ओबेरॉय ने कहा, पर उनकी आवाज में एक अनजान सी थकान थी। बस कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स चेक कर रहा हूं। तभी उस एनक्रिप्टेड लैपटॉप से एक हल्की सी पर बेहद तीखी बीप की आवाज आई। स्क्रीन पर एक लाल झंडा उभर आया। ओबेरॉय का चेहरा एक पल में बदल गया। उनकी आंखें फैल गईं और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ओबेरॉय जी? अर्जुन ने चिंता से पूछा। ओबेरॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से उस लैपटॉप पर झुके और उस पर आई रिपोर्ट को पढ़ने लगे। हर लाइन के साथ उनके चेहरे पर दहशत बढ़ती जा रही थी। रिपोर्ट उनके अंडरवर्ल्ड में छुपे एक बेहद विश्वसनीय सोर्स से आई थी। उसमें लिखा था कि दिल्ली में एक हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हुआ है। निशाना एक नया हाई प्रोफाइल शर्मा। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले का नाम था खन्ना। ये नाम पढ़ते ही ओबेरॉय की रूह कांप गई। वो इस नाम को जानते थे। ये नाम मौत का दूसरा नाम था और कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इसमें साफ साफ विक्रम शर्मा की तरफ इशारा था। ओबेरॉय ने लैपटॉप से अपनी नजरें उठाईं। उनका चेहरा एक पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। अर्जुन, उन्होंने एक ऐसी आवाज में कहा जिसने कमरे की सारी गर्माहट छीन ली। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, अभी, फौरन। अर्जुन हैरान रह गया। स्ट्रैटेजी? पर क्यों? सब कुछ तो प्लान के मुताबिक चल रहा था। नहीं, ओबेरॉय ने उसकी बात काटी। खेल बदल चुका है अर्जुन, पूरी तरह से। विक्रम अब कॉर्पोरेट खेल नहीं खेल रहा है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और वो भयानक सच उसके सामने रख दिया। उसने एक प्रोफेशनल असैसिन को हायर किया है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है। असैसिन? कातिल? ये लफ्ज अर्जुन के दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फटा। उसे रोहन की चेतावनी याद आई, जिसे उसने अपने आत्मविश्वास में अनसुना कर दिया था। कातिल? उसकी आवाज में अविश्वास था। पर यह कैसे हो सकता है? विक्रम इतना नीचे? वो इससे भी कहीं ज्यादा नीचे गिर सकता है। ओबेरॉय ने उसे अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से मिले विश्वसनीय सबूत के बारे में बताया। मेरा सोर्स कभी गलत नहीं होता। असैसिन का नाम खन्ना है। वो इस काम के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक प्रोफेशनल्स में से एक है और उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। अर्जुन, ये खतरा अब कोई संभावना नहीं है, ये एक निश्चित सच्चाई है। एक पल पहले जो अर्जुन एक जीतने वाला जनरल था, अब वो एक शॉक्ड, कमजोर लड़का बन गया था। एक बोर्ड मीटिंग में हराना अलग बात थी, पर एक स्नाइपर की गोली के निशाने पर होना बिल्कुल अलग। ओबेरॉय ने फौरन कमांड अपने हाथों में ले ली। उनकी आवाज में अब तेजी और अधिकार था। ये जगह अब बिल्कुल महफूज नहीं है। तुम्हारी हर आदत, हर मूवमेंट अब तक ट्रैक हो चुकी होगी। वी हैव टू मूव यू नाउ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, ओबेरॉय अपने सिक्योर फोन पर तेजी से निर्देश दे रहे थे। प्रोटोकॉल ओमेगा एक्टिवेट करो। टारगेट को फौरन एक्सट्रैक्ट करना है। मैं लोकेशन भेज रहा हूं। अर्जुन अभी भी इस खबर के सदमे से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि स्वीट का दरवाजा जोरों से खुला। 2 लोग जो होटल के स्टाफ नहीं, ओबेरॉय के प्राइवेट सिक्योरिटी के लग रहे थे, तेजी से अंदर आए। उन्होंने काले टैक्टिकल कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक सीधा अर्जुन के पास आया। मिस्टर शर्मा, आपको हमारे साथ चलना होगा, अभी। अर्जुन को उसकी कुर्सी से उठा दिया गया। उसका सारा कंट्रोल, सारी ताकत एक पल में उससे छीन ली गई थी। वो अब अपने किले का बादशाह नहीं था। वो एक निशाना था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। स्ट्रैटेजी में एक अचानक और ड्रास्टिक बदलाव आ चुका था। जंग अब जिंदा रहने की हो चुकी थी। ओबेरॉय के सिक्योरिटी टीम के आते ही प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो कुछ देर पहले तक अर्जुन की ताकत का किला था, एक पल में खतरनाक जगह बन गया। अर्जुन को उसकी कुर्सी से उठाया गया। उसके दिमाग में अभी भी ओबेरॉय के शब्द गूंज रहे थे। प्रोफेशनल असैसिन, कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है। हम कहां जा रहे हैं? अर्जुन ने ओबेरॉय से पूछना चाहा, पर ओबेरॉय का पूरा ध्यान अब ऑपरेशन पर था। सवाल बाद में अर्जुन, अभी बस वही करो जो कहा जा रहा है।
उन्होंने अर्जुन को मेन एलिवेटर से नहीं, एक प्राइवेट सर्विस लिफ्ट से नीचे उतारा। वो तेजी से होटल के सर्विस कॉरिडोर्स के एक अनजान जाल से गुजर रहे थे। आखिरकार एक अंधेरे अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में पहुंचे। वहां कोई लग्जरी सेडान नहीं, एक नॉन डिस्क्रिप्ट पर पूरी तरह से आर्मर्ड वैन खड़ी थी। अर्जुन को तेजी से उसके अंदर धकेल दिया गया। दरवाजे बंद हुए और वैन तेजी से गराज से निकलकर दिल्ली के ट्रैफिक में गुम हो गई। वैन के अंदर घना अंधेरा था। बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता टूट चुका था। इस अंधेरे और खामोशी में आखिरकार उसकी असली हालत उसके दिमाग पर हावी होने लगी। ओबेरॉय के शब्द, उनकी चेतावनी, सब अब एक भयानक सच्चाई में बदल रहे थे। यह बोर्ड मीटिंग्स और फाइनेंशियल टेकओवर्स का खेल नहीं था। यह अब जान लेने और जान बचाने की लड़ाई थी। ये एक अस्तित्व की जंग थी जिसमें वो शिकारी नहीं, शिकार था। घंटों के सफर के बाद वैन एक अनजान जगह आकर रुकी। जब दरवाजे खुले तो अर्जुन ने खुद को शहर से बहुत दूर एक अलग थलग फार्म हाउस जैसी जगह पर पाया। ये ओबेरॉय का सिक्योर ऑफ ग्रिड फैसिलिटी था। यहां लग्जरी नहीं, सिर्फ सुरक्षा थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, अनगिनत कैमरास और हथियारबंद गार्ड थे। ये एक किला था, एक बंकर। अंदर का माहौल भी वैसा ही था। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, टैक्टिकल गियर और हर तरफ एक मिलिट्री जैसा अनुशासन। अर्जुन को एक छोटे से सादे कमरे में ले जाया गया। ओबेरॉय आखिरकार उसके साथ अकेले में बैठे। उनकी आवाज में अब वो तेजी नहीं, एक गहरी, कठोर गंभीरता थी। खन्ना गलती नहीं करता अर्जुन। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो वो उसे पूरा करके ही दम लेगा। वो एक भूत है। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते या उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं निकाल लेते, तब तक तुम यहां इस किले में एक कैदी की तरह रहोगे। कैदी, ये लफ्ज अर्जुन को चुभ गया। उसने कमरे की सादी दीवारों को देखा। कुछ देर पहले वो शहर के सबसे महंगे स्वीट का मालिक था और अब वो इस बेजान कमरे में एक कैदी था। उसे एक गहरे अकेलेपन ने घेर लिया। वो दुनिया से, अपने दोस्तों से, हर उस चीज से कट चुका था जिसे वो अब अपना कहना सीख रहा था। उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी उस 40 लाख की घड़ी पर गई। वो घड़ी जो उसकी ताकत का, उसकी जीत का सबसे बड़ा सबूत थी। आज वही घड़ी उसे बेकार, बेमानी लग रही थी। क्या फायदा इस महंगी घड़ी का? क्या फायदा उस फीनिक्स फंड के अरबों खरबों रुपयों का? वो पैसा मुझे एक प्रोफेशनल कातिल की गोली से नहीं बचा सकता। मैं अभी भी कमजोर हूं। मैं अभी भी उतना ही वल्नरेबल हूं जितना मैं उस दिन सड़क पर भीगते हुए था। उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत उसे एक कातिल से नहीं बचा सकती। उसे अकेलेपन और कमजोरी का एहसास हो रहा था। वो एक ऐसे दुश्मन के निशाने पर था जिसे वो देख नहीं सकता था, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसे कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट की शानो शौकत और इस बंकर की सादगी के बीच का अंतर बेहद बड़ा था। वो एक बादशाह से वापस एक कैदी बन चुका था। वो एक सादे से बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उस पर एक निशाना लगने का बोझ उसे कुचल रहा था। तभी उस अंधेरे में उसे एक एहसास हुआ, एक बेहद जरूरी एहसास। वो इस जंग को ओबेरॉय के किराए के सिपाहियों के भरोसे नहीं लड़ सकता। वो इस जंग को अकेले नहीं लड़ सकता। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर सके। एक ऐसा इंसान जो उसे सिर्फ मिस्टर शर्मा नहीं, उसका असली रूप जानता हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, एक ही चेहरा। उसने अपना चेहरा हाथों से उठाया। उसकी आंखों में डर के बीच एक नए, अटल निश्चय ने जन्म लिया। वो जानता था कि उसे अगला कदम क्या उठाना है। उसे रोहन को यहां लाना होगा। उस सुनसान सुरक्षित फार्म हाउस में अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली, पर उसके दिमाग में अभी भी पिछले दिन की दहशत ताजा थी। वो एक कैदी था, अपने ही दुश्मन के डर से कैद। उसने चारों तरफ देखा, बेजान दीवारें, जरूरत का सामान और बाहर पहरा दे रहे अनजान गार्ड्स। उसे एहसास हुआ कि वो यहां महफूज जरूर है, पर बेहद अकेला है। और अकेलापन इस जंग में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। इस एहसास ने उसके अंदर के डर को एक नए, अटल निश्चय में बदल दिया। वो सीधा मिस्टर ओबेरॉय के पास गया, जो कम्युनिकेशन रूम में अपने नेटवर्क के साथ लगे हुए थे। ओबेरॉय जी, हमने गलती की है, अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के कहा। ओबेरॉय ने अपनी स्क्रीन से नजर हटाकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। गलती? कैसी गलती? मैं यहां महफूज हूं पर अकेला हूं, अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा। और एक अकेला सिपाही जंग नहीं जीत सकता। मुझे इस लड़ाई में अपने साथ एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके
अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर सकता हूं। मुझे रोहन चाहिए। ओबेरॉय का चेहरा गंभीर हो गया। उनके दिमाग में फौरन इस फैसले से जुड़े खतरे उभर आए। वो शुरुआत में झिझके। अर्जुन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, पर यह एक बहुत बड़ा रिस्क है। रोहन एक आउटसाइडर है। वो इस अंधेरे दुनिया के नियम, इसके खतरे नहीं जानता। इस जगह के बारे में जितने कम लोग जानते हैं, हम सबके लिए उतना ही बेहतर है। उन्होंने समझाने की कोशिश की। मुझे उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं है, पर वो अनजाने में कोई ऐसी गलती कर सकता है जिससे खन्ना या विक्रम तक हमारी खबर पहुंच जाए। एक छोटी सी गलती और हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। ओबेरॉय के लिए ये एक सिंपल प्रोफेशनल कैलकुलेशन थी, पर अर्जुन के लिए ये उसके अस्तित्व का सवाल था। उसने इस बार ओबेरॉय की बात नहीं मानी। ये पहली बार था कि वो अपने गुरु के खिलाफ अपने फैसले पर अडिग खड़ा था। ओबेरॉय जी, मेरे गुरु हैं, मेरे सलाहकार हैं, ये गार्ड्स मेरी सुरक्षा कर सकते हैं, पर रोहन, वो मेरा भाई है और मुझे इस अंधेरे में, इस लड़ाई में अपने साथ एक सलाहकार नहीं, एक भाई चाहिए। उसने आगे कहा, आप रोहन को कम मत समझिए। उसका दिमाग मेरी तरह किताबों में नहीं, सड़कों पर चला है। वो लोगों को, उनकी नीयत को मुझसे बेहतर पड़ता है। वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगा। फिर उसने अपनी आखिरी बात कही, जो एक निवेदन कम, एक अल्टीमेटम ज्यादा था। मैं उसके बिना ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। या तो रोहन यहां मेरे साथ होगा या मैं इस किले से चला जाऊंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अर्जुन अपने फैसले पर अडिग था। ओबेरॉय ने अर्जुन की आंखों में देखा। उन्हें वहां एक जिद्दी बच्चा नहीं, एक नेता दिखा जो अपना पहला जरूरी कमांड ले रहा था। उन्हें उसमें राजेंद्र शर्मा की वही आग दिखी। उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन को इस वक्त फिजिकल सुरक्षा से ज्यादा एक विश्वसनीय, भावनात्मक सहारे की जरूरत है। उसे अकेला छोड़ना उसे तोड़ भी सकता है। उन्होंने गहरी सांस ली और हार मान ली। ठीक है, जैसा तुम कहो, हम रोहन को यहां लाएंगे, पर इस काम को बेहद सावधानी से अंजाम देना होगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है। दूसरी तरफ रोहन अपने परिवार की दुकान पर बैठा बेचैनी से अर्जुन के बारे में सोच रहा था। अर्जुन ने उस दिन के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। रोहन को उसकी चिंता खाई जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर। उसने झिझकते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आई जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक कंप्यूटर द्वारा बदली हुई सी आवाज। रोहन? हाँ, कौन? अगर तुम अपने दोस्त अर्जुन शर्मा की सच में मदद करना चाहते हो तो चुपचाप वही करो जो कहा जा रहा है। एक काली गाड़ी तुम्हारी गली के कोने पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। 5 मिनट में वहां पहुंचो। अकेले आना और ये फोन नष्ट कर देना। इससे पहले कि रोहन कुछ पूछ पाता, लाइन कट गई। वो अपने हाथ में फोन लिए बुत बना खड़ा रहा। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे। ये कौन थे? क्या ये कोई जाल था? पर एक बात साफ थी, अर्जुन को उसकी जरूरत थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और तेजी से उस गली के कोने की तरफ चल पड़ा। उसकी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। रोहन जब उस काली गाड़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दरवाजा खुला और अंदर बैठे 2 अनजान, कठोर चेहरे वाले आदमियों ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही रोहन अंदर बैठा, उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये कौन लोग हैं? विक्रम के आदमी या अर्जुन के? उसने विरोध नहीं किया। वो जानता था कि इस वक्त उसकी हर हरकत अर्जुन की सुरक्षा पर असर डाल सकती है। घंटों तक गाड़ी अनजान सड़कों पर दौड़ती रही। आखिरकार गाड़ी रुकी। उसे बाहर निकाला गया और एक अनजान जगह पर ले जाया गया। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने खुद को एक अजीब मिलिट्री जैसे बेस में पाया और उसके सामने अर्जुन खड़ा था। भाई! रोहन उसकी तरफ दौड़ा। सारे सवाल, सारा डर एक पल के लिए गायब हो गया। उसने अपने दोस्त को कस के गले लगा लिया। तू ठीक है? कहां था तू? ये सब क्या है? हम कहां हैं? अर्जुन ने भी उसे मजबूती से पकड़ा। मैं ठीक हूं रोहन, अब तू यहां है तो मैं सच में ठीक हूं। अर्जुन उसे एक प्राइवेट कमरे में ले गया। यहां कोई ओबरॉय या कोई गार्ड नहीं था। ये 2 दोस्तों, 2 भाइयों के बीच की बात थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और शुरुआत से सब कुछ बताना शुरू किया। उसने रोहन को अपनी पूरी स्थिति समझाई। रोहन, मैं एक अनाथ मैकेनिक नहीं हूं। मेरा असली नाम अर्जुन शर्मा है, राजेंद्र शर्मा का बेटा। मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर शर्मा इंडस्ट्रीज का अकेला वारिस हूं। रोहन का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो अविश्वास से अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन रुका नहीं। और मेरे पापा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी रोहन, वो एक कत्ल था। और यह कत्ल किसी और ने नहीं, हमारे अपने परिवार ने, विक्रम के परिवार ने करवाया था।
रोहन के चेहरे पर हैरत की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। और अब अर्जुन की आवाज में एक ठंडक थी। विक्रम ने मेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट निकाला है। एक प्रोफेशनल असैसिन जिसका नाम खन्ना है मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है, इसलिए मैं यहां इस किले में छुपा हुआ हूं। जब अर्जुन ने अपनी बात खत्म की तो कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। रोहन ने एक लफ्ज नहीं कहा, वो बस स्थिर नजरों से अर्जुन को देखता रहा। अर्जुन ने सोचा शायद रोहन डर गया है, शायद वो अब यहां से जाना चाहता है, पर रोहन ने अर्जुन को गलत साबित कर दिया। बिना एक पल की झिझक के उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तो ये है पूरी कहानी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। एक बात बता भाई, इस पूरी लड़ाई में तू अकेला है? अर्जुन ने धीरे से सर हिलाया। ओबराय जी हैं पर नहीं। रोहन ने उसकी बात काट दी। अब तू अकेला नहीं है। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी आवाज में एक अटूट वचन था, मैं तेरे साथ हूं। अगर वो कातिल तेरे पीछे है तो उसे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तेरे साथ लड़ूंगा। उसने अपनी वफादारी की शपथ ली। ये एक भाई का दूसरे भाई से वादा है। इस वचन के साथ ही रोहन के स्ट्रीट स्मार्ट इंस्टिंक्ट्स फौरन जाग उठे। उसका दिमाग अब भावनाओं से हटकर स्ट्रेटेजी पर चलने लगा। ठीक है, तो हमारा दुश्मन एक प्रोफेशनल किलर है। इसका मतलब साफ है, ये लड़ाई अब सिर्फ दिमाग से या पैसों से नहीं लड़ी जाएगी। ये जंग अब जिस्म से, ताकत से लड़ी जाएगी। और हम दोनों इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तू एक मैकेनिक है और मैं गली का एक आम आदमी। हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। वो अचानक रुका और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो हमें इस जंग के लिए तैयार कर सकता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन? वो कोई मामूली जिम ट्रेनर नहीं है भाई। वो फौज में थे, एक उस्ताद। वो इंसान को फौलाद बना देते हैं। वो हमें लड़ना सिखा सकते हैं, बचना सिखा सकते हैं और मारना भी। अर्जुन के अंदर एक नई उम्मीद जागी। क्या नाम है उनका? रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें सब उस्ताद जी कहते हैं। पर एक बात जान ले भाई, उनकी ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। वो कहते हैं वो इंसान को पहले तोड़ते हैं फिर उसे दोबारा जोड़ते हैं। पर अगर हमने उनकी ट्रेनिंग पूरी कर ली तो हम किसी भी खन्ना या उसके बाप का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुख और अकेलेपन के बादल छट चुके थे। अर्जुन के पास अब उसका भाई वापस आ चुका था और अब उनके पास एक नया साफ मकसद था, उस्ताद जी को ढूंढना और इस जंग के लिए खुद को तैयार करना। अर्जुन का फैसला अटल था। उस रात मिस्टर ओबराय की पूरी सुरक्षा के बीच अर्जुन और रोहन उस ऑफ ग्रिड फैसिलिटी से निकले। उनकी गाड़ी दिल्ली की चमचमाती सड़कों को पीछे छोड़ती हुई गाजियाबाद के एक पुराने शांत इलाके की तरफ बढ़ रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां शहर का शोर नहीं, सिर्फ खामोशी का राज था। गाड़ी एक छोटे से सादे से घर के सामने आकर रुकी। घर के पीछे एक बड़ा सा मैदान था, एक अखाड़ा जहां सुबह शाम पहलवान कसरत करते थे। यही उस्ताद जी की दुनिया थी। रोहन ने घर के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। उस्ताद जी, उसने इज्जत से पुकारा। दरवाजा खुला और सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे देखकर अर्जुन हैरान रह गया। वो कोई हट्टा कट्टा पहलवान नहीं थे। उस्ताद जी एक अधेड़ उम्र के, पतले दुबले पर बेहद गठीले शरीर के मालिक थे। उनकी उम्र उनके चेहरे से ज्यादा उनकी आंखों में दिखती थी, तेज, चौकन्नी और ऐसी जैसे वो इंसान के आर पार देख सकती हो। उनका पूरा वजूद एक अनुशासन और ताकत का एहसास दिलाता था। रोहन, इतनी रात को? उस्ताद जी की आवाज भारी और खुरदुरी थी। माफ करना उस्ताद जी, रोहन ने सर झुकाते हुए कहा। एक बहुत जरूरी काम था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। ये मेरा भाई है अर्जुन, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। उस्ताद जी ने अर्जुन को देखा। उनकी निगाहें अर्जुन पर एक स्कैनर की तरह घूम गईं। उन्होंने उसके हाथों को देखा, उसके शरीर की बनावट को, उसकी आंखों में झांका। ये एक उस्ताद का अपने नए शागिर्द का मूल्यांकन था। उस्ताद जी ने अर्जुन को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, एक वारिस के रूप में नहीं, बल्कि एक नर्म, अप्रशिक्षित लड़के के रूप में। उनके दिमाग में एक साफ तस्वीर बन गई। चेहरे पर इरादा है, पर शरीर में अभी भी शहर का आराम बसा है। आंखों में आग जरूर है, पर यह शरीर उस आग का ताप सहने के लिए तैयार नहीं है। ये एक नरम लड़का है, सिपाही नहीं। ये शहर का लड़का है, उस्ताद जी ने एक सपाट आवाज में कहा, जैसे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया हो। अर्जुन ने उनके इस अपमान पर गुस्सा नहीं किया। वो जानता था कि उस्ताद जी सच कह रहे हैं। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। उसने भिखारी की तरह गिड़गिड़ाए नहीं, पर उसकी आवाज में एक सच्ची, अटल विनती थी। उस्ताद जी, आप सही कह रहे हैं। मैं लड़ना नहीं जानता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं सीखने। मेरी जान खतरे में है। एक प्रोफेशनल कातिल मेरे पीछे लगा है। मुझे जिंदा रहने के लिए और अपने परिवार के इंसाफ के लिए लड़ना ही होगा। रोहन ने भी कहा, उस्ताद जी, ये सिर्फ इसकी लड़ाई नहीं, अब ये मेरी भी लड़ाई है। हमें इस जंग के लिए तैयार कर दीजिए। उस्ताद जी ने कुछ देर खामोशी से उन दोनों को देखा।
उन्हें अर्जुन की आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक जिद दिखी, एक ऐसी जिद जो उन्हें पसंद थी। उन्होंने उन्हें ट्रेन करने के लिए हां कह दी, पर एक बेहद कठोर चेतावनी के साथ। एक बात कान खोलकर सुन लो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब और भी सख्त हो गई। मैं कोई जिम का ट्रेनर नहीं हूं जो पैसे लेकर तुम्हारे डोले बनवाएगा। मैं एक फौजी हूं। मेरी ट्रेनिंग शरीर को लोहा बनाने जैसी नहीं, लोहे को पिघलाकर हथियार बनाने जैसी है। वो उन दोनों के और पास आए, उनकी निगाहें उनकी रूह में उतर रही थीं। मेरे तरीके बेहद क्रूर हैं। मैं पहले इंसान के अंदर के घुरूर, उसके डर, उसकी हर कमजोरी को तोड़कर राख कर देता हूं। मैं एक इंसान को तोड़ने से पहले उसे एक हथियार के रूप में दोबारा बनाता हूं। अगर उसके बाद उसमें जरा सी भी हिम्मत बची तो मैं उसे एक ऐसा हथियार बनाता हूं जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ ना सके। इस ट्रेनिंग में दर्द होगा, पसीना बहेगा और खून भी बहेगा। सोच लो, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो उस्ताद ही की बातों की गंभीरता को समझ रहे थे। ये कोई खेल नहीं था, ये आग का दरिया था। अर्जुन ने उस्ताद जी की आंखों में सीधा देखा। उसका अपना निश्चय अब फौलाद जैसा कठोर हो चुका था। हमें मंजूर है, उसने बिना झिझक के कहा। उस्ताद जी के कठोर चेहरे पर एक पल के लिए शायद इज्जत का एक हल्का सा भाव आया और चला गया। उन्होंने एक छोटा सा तीखा सर हिलाया। ठीक है, कल सूरज उगने से पहले मैदान में। सौदा हो चुका था। उनकी कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सूरज उगने से पहले का वक्त था। आसमान में अभी भी एक हल्का धुंधला अंधेरा था। उस्ताद जी के अखाड़े के मैदान में अर्जुन और रोहन खड़े थे। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। दोनों के अंदर एक अजीब सा जोश और घबराहट थी। वो अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई के लिए पहला कदम उठाने जा रहे थे। रोहन अपने आप को थोड़ा मजबूत दिखाने की कोशिश में हवा में ही हल्के फुल्के मुक्के चला रहा था। देख भाई, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। स्कूल में कई लोगों को धोरा है। वो उस्ताद जी देखेंगे कि हम बिल्कुल अनाड़ी नहीं हैं। उसके मन में एक हल्का सा गुरूर था, एक ऐसी गलती जिसे उस्ताद जी फौरन पहचानने वाले थे। अर्जुन शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक स्थिर निश्चय था। वो सीखने के लिए तैयार था। तभी उस्ताद जी अंधेरे में से एक साई की तरह प्रकट हुए। उन्होंने रोहन के इस बचकाने शैडो बॉक्सिंग को एक सपाट, प्रभावहीन निगाह से देखा। उनके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना कोई गुस्सा। वो सीधे उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई वार्म अप के लिए नहीं कहा। तुम दोनों, उनकी भारी आवाज उस खामोशी में गूंजी, एक साथ मुझ पर हमला करो। अर्जुन और रोहन इस आदेश से चौंक गए। क्या उस्ताद जी, आप अकेले और हम दोनों? आपको चोट लग सकती है। उस्ताद जी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैंने कहा हमला करो, या ट्रेनिंग यहां शुरू होने से पहले ही खत्म समझूं। रोहन ने अर्जुन की तरफ देखा। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। ठीक है उस्ताद जी, पर फिर हमें दोष मत दीजिएगा। उसने पूरी ताकत से एक जोश भरा मुक्का उस्ताद जी के चेहरे की तरफ चलाया। जो अगले पल हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि अर्जुन उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। उस्ताद जी हिले तक नहीं, उन्होंने बस एक छोटा सा, बेहद फुर्तीला कदम लिया, रोहन का हाथ पकड़ा और उसके ही जोश को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में घुमा दिया। रोहन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, जमीन पर पीठ के बल पड़ा, उसकी सांसें अटक गई थीं। अर्जुन ने जैसे ही रोहन को गिरते देखा, वो गुस्से में आगे लपका। उसने अपनी पूरी ताकत, जो उसने सालों तक इंजन उठाकर बनाई थी, उस्ताद जी को पकड़ने में लगा दी। पर उस्ताद जी वहां थे ही नहीं। वो एक हवा के झोंके की तरह उसके पकड़ से निकल गए, उसके पैर के पीछे अपना पैर अड़ाया और अर्जुन भी रोहन के पास जमीन पर धूल चाट रहा था। दोनों गुस्से में दोबारा उठे। इस बार उन्होंने एक साथ हमला करने का सोचा, पर उस्ताद जी हमेशा उनसे 2 कदम आगे थे। वो उनकी हर चाल को पहले ही समझ जाते थे। उनका हर वार बेकार जा रहा था। उस्ताद जी उन्हें सिर्फ हरा नहीं रहे थे, वो उनके साथ खेल रहे थे। उन्होंने उन दोनों को बेहद आसानी से हरा दिया। कुछ ही मिनट में अर्जुन और रोहन जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। उनके जिस्म में कई जगह चोट लग चुकी थी, पर उससे ज्यादा उनका आत्मसम्मान, उनका गुरूर चकनाचूर हो चुका था। ये एक बेहद अपमान से भरी हार थी। उस्ताद जी उनके ऊपर खड़े थे, उनकी सांस जरा सी भी नहीं फूली थी। उन्होंने नीचे पड़े उन दोनों लड़कों को देखा। उनकी आंखों में तरस नहीं, एक कठोर विश्लेषण था। तुम्हारे अंदर जोश है, हिम्मत भी है, पर वो बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा दुश्मन वो प्रोफेशनल, उसके पास अनुशासन है, उसके पास ट्रेनिंग है। वो तुम्हारे इस अंधे जोश का इंतजार करेगा और जब तुम हाफते हुए थक जाओगे तब वो एक ही साफ वार में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। उन्होंने रोहन की तरफ इशारा किया।
तुमने सोचा कि तुम में ताकत है। यह तुम्हारा घमंड था और उस घमंड ने तुम्हें पहले ही वार में अंधा कर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ इशारा किया और तुमने सोचा कि तुम समझदारी से हमला करोगे। यह भी तुम्हारा घमंड था। तुमने अपने दुश्मन को बेहद कमजोर समझा। उन्होंने आखिरी सबक दिया जो उनकी इस पहली क्लास का सार था। हमेशा याद रखो, जंग के मैदान में घमंड मौत से पहले आता है। एरोगेंस इज अ प्रिल्यूड टू डेथ। आज तुम्हारा पहला सबक यही है कि तुम कुछ नहीं हो, बिल्कुल जीरो। अब इस जीरो से ही हम असली शुरुआत करेंगे। उस्ताद जी उनकी तरफ पीट करके मुड़ गए। उठो, 10 राउंड इस पूरे मैदान के चक्कर लगाओ, फौरन। अर्जुन और रोहन, जिनके शरीर में हर जगह चोट लग चुकी थी और जिनका आत्मसम्मान मिट्टी में मिल चुका था, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों से सारा जोश गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक कठोर ठंडी सच्चाई ने ले ली थी। उन्हें एहसास हो गया था कि आने वाला रास्ता कितना मुश्किल और दर्दनाक होने वाला है। वो दोनों धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और मैदान का अपना पहला चक्कर लगाने लगे। उनकी असली ट्रेनिंग अब शुरू हुई थी, पूर्ण अपमान के साथ। उस्ताद जी का आदेश 10 राउंड मैदान के चक्कर लगाओ सिर्फ एक शुरुआत थी। वो पहला अपमान से भरा स्पर्श उनके जिस्म और दिमाग को झंझोड़ने के लिए था। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। उन 10 चक्कर के बाद जब अर्जुन और रोहन हाफते हुए रुके तो उस्ताद जी ने उन्हें आराम करने का एक पल भी नहीं दिया। उनकी शारीरिक ट्रेनिंग एक बेहद कठोर गति से शुरू हो गई। जमीन पर उस्ताद जी की आवाज एक हंटर की तरह पड़ी। उन्होंने उनसे उस मिट्टी भरे अखाड़े में अनगिनत पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करवाए। उनका हर निर्देश सख्त और निर्दयी था। और नीचे, ये पुशअप है या मजाक कर रहे हो? दोबारा शुरू करो। अर्जुन और रोहन, जो पहले से ही थके हुए और चोटिल थे, उनके लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। उनकी मांसपेशियां फौरन जलने लगी। यह सिर्फ पहला चरण था। उस्ताद जी ने उन्हें उनकी शारीरिक क्षमताओं की आखिरी हद तक ढकेलने का फैसला कर लिया था। अगले कुछ दिन उनके लिए दर्द और थकान की एक ना खत्म होने वाली कहानी बन गए। सुबह सूरज उगने से पहले उनकी ट्रेनिंग शुरू होती और रात को अंधेरा होने तक चलती। उस्ताद जी ने उनके लिए कुछ ऐसी कठिन ड्रिल्स और कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस तैयार की थी जो उनकी रूह तक को कंपा रही थी। एक ड्रिल में उन्हें एक विशाल ट्रैक्टर के टायर को मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक पलट पलट कर ले जाना था। टायर का वजन उनके शरीर की हर हड्डी, हर मांसपेशी को तोड़ रहा था। रोहन अपनी ताकत के घुरूर में शुरुआत में तेजी दिखाता, पर जल्द ही हांफ कर जमीन पर गिर जाता। अर्जुन अपने मैकेनिक वाले दिमाग का इस्तेमाल करके टायर को पलटने के लिए लिवरेज का सही तरीका ढूंढ लेता, पर उसके जिस्म की ताकत भी जल्द ही जवाब दे जाती। दूसरी ड्रिल में उन्हें एक ऊंचे पेड़ से लटकती एक मोटी रस्सी पर सिर्फ अपने हाथों के बल पर चढ़ना था। उनके हाथों की नरम चमड़ी कुछ ही कोशिशों में छिल गई, उनमें छाले पड़ गए और खून निकलने लगा। वो बार बार फिसलकर नीचे गिरते, पर उस्ताद जी उन पर कोई रहम नहीं करते। थक गया शहर के शहजादे, वो रोहन को जमीन पर गिरे देखकर कहते। तेरा दुश्मन जब तेरा गला दबाएगा तब वो नहीं थकेगा, उठ। जब अर्जुन के हाथों से खून बहने लगता तो उस्ताद जी कहते, खून बहने से आदमी मरता नहीं, फौलाद बनता है, दोबारा ऊपर चढ़ो। तीसरी ड्रिल और भी ज्यादा अपमान से भरी थी। उन्हें कीचड़ और कांटेदार तारों के नीचे से अपनी कोहनियों और घुटनों के बल पर रेंगते हुए निकलना था। उनके कपड़े फट जाते, उनका शरीर छिल जाता, पर उन्हें रुकने की इजाजत नहीं थी। हर रात जब वो अपने कमरे में लौटते तो उनका शरीर दर्द से टूट रहा होता। उनके पास बात करने तक की हिम्मत नहीं बचती। रोहन के मन में कई बार हार मान लेने का ख्याल आया। मैं और नहीं सह सकता, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, ये ट्रेनिंग नहीं, ये अत्याचार है। पर अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, पर विक्रम की दी हुई बेइज्जती का दर्द इससे 1000 गुना ज्यादा था। मीरा के धोखे का दर्द इससे लाख गुना ज्यादा था। मैं नहीं रुकूंगा, मैं इस दर्द को ही अपनी ताकत बनाऊंगा। उसका मकसद उसके जिस्म के दर्द पर हावी हो रहा था। धीरे धीरे उनके जिस्म पर इस कठोर ट्रेनिंग का असर दिखने लगा। उनके शरीर पर नील और खरोचों के निशान थे, पर उनकी मांसपेशियां अब कठोर होने लगी थी। उनके अंदर की नरमाहट जल रही थी और उसकी जगह एक पतली पर मजबूत ताकत ले रही थी। एक शाम अर्जुन ने अपने हाथों को देखा। उन पर अब ग्रीस के निशान नहीं, रस्सी से पड़े सख्त गट्ठे थे। ये अब एक मैकेनिक के हाथ नहीं, एक योद्धा के हाथ बन रहे थे। एक हफ्ते की इस कठोर ट्रेनिंग के बाद एक शाम जब वो दोनों आखिरी ड्रिल के बाद जमीन पर बेजान पड़े थे तो उन्हें लगा कि आज के लिए उनकी परीक्षा खत्म हो गई है। वो हिलने की हालत में भी नहीं थे। पर तभी उस्ताद जी उनके पास आए। उनके चेहरे पर अभी भी वही कठोरता थी। उन्होंने 2 भारी लकड़ी के डंडे जमीन पर उनके पास फेंके। वार्म अप खत्म हुआ, अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी, उठो। अर्जुन और रोहन ने अविश्वास से उन डंडों को देखा और फिर एक दूसरे को। उनके दिमाग में एक ही ख्याल आया,
ये पूरा एक हफ्ते का अत्याचार सिर्फ एक वार्म अप था? उनके चेहरों पर डर और एक जिद्दी निश्चय का मिश्रण उभर आया। उन्हें तोड़ने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। उस्ताद जी का आदेश, उठो, एक हुक्म था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अर्जुन और रोहन, जिनके शरीर दर्द से टूट रहे थे, लड़खड़ाते हुए उठे। उनके सामने जमीन पर 2 लकड़ी के डंडे पड़े थे। जिस्म में ताकत समय के साथ आ जाएगी, उस्ताद जी ने कहा। उनकी आवाज अब भी उतनी ही कठोर थी। उन्होंने अपनी उंगली से अपने माथे पर ठोका। पर असली जंग यहां दिमाग में लड़ी जाती है। जिस्म सिर्फ दिमाग का हथियार है। अब हम तुम्हारे दिमाग को इस जंग के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने खुद एक डंडा उठाया और हवा में उसके कुछ वार करके दिखाए। उनकी हरकतें बेहद तीखी, कुशल और घातक थीं। ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, उन्होंने कहा, यह तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। अब एक दूसरे के साथ स्पार करो। अर्जुन और रोहन ने झिझकते हुए डंडे उठाए। वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। ये उनके लिए अजीब था। वो भाई थे, दुश्मन नहीं। उन्होंने धीरे धीरे एक खेल की तरह एक दूसरे पर वार करना और बचाव करना शुरू किया। स्पारिंग के दौरान रोहन ने एक गलती की। वो अपना संतुलन खो बैठा और एक पल के लिए उसका सीना पूरी तरह से खुला रह गया। अर्जुन के पास एक साफ मौका था, एक सीधा मजबूत वार जो रोहन को जमीन पर गिरा देता। उसने अपना डंडा उठाया, पर आखिरी पल में उसके हाथ रुक गए। वो अपने दोस्त, अपने भाई पर वार नहीं कर सकता था। उसने अपने वार को कमजोर कर दिया, उसे एक तरफ मोड़ दिया। ये पलक झपकने में हुई एक झिझक थी, पर उस्ताद जी की तीखी नजरों से कुछ नहीं छुपता। रुको! उस्ताद जी एक बिजली की तेजी से उनके बीच आए। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, उस्ताद जी ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया, उसके पैरों पर वार करके उसका संतुलन बिगाड़ा और अगले ही पल अर्जुन जमीन पर पीठ के बल पड़ा था। उस्ताद जी का डंडा अर्जुन की गर्दन पर था। उस पर इतना दबाव डाल रहा था कि उसकी सांस रुकने लगी। ये क्या था? उस्ताद जी की आवाज अब शांत नहीं, एक ठंडे गुस्से से भरी हुई थी। वो रोहन है, मेरा दोस्त। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। उस्ताद जी ने अपनी लकड़ी का दबाव और बढ़ा दिया। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ने लगा। और तेरा दुश्मन वो खन्ना, जब रोहन का गला तेरे सामने काटेगा तब भी यही कहेगा? जब वो उस लड़की रिया का गला दबाएगा तब भी यही सोचेगा कि उसे चोट न लग जाए? उस्ताद जी ने अर्जुन को उसके डर और उसकी झिझक का सामना करने पर मजबूर किया। उन्होंने उसकी कमजोरी को उसके प्रियजनों की मौत से जोड़ दिया। जंग के मैदान में दोस्त, दुश्मन, भाई, बाप कुछ नहीं होता। उस्ताद जी की आवाज एक जहरीले खंजर की तरह चुभ रही थी। वहां सिर्फ एक चीज होती है, निशाना। या तो तुम मारते हो या तुम मरते हो। जिस पल तुमने सोचा मैं इसे मार नहीं सकता, उसी पल तुम मर चुके थे। एक पल की रुकावट एक घातक गलती है। उन्होंने अर्जुन की गर्दन से डंडा हटा दिया। अर्जुन जोरों से खांसने और हांफने लगा। उस्ताद जी का सबक उसके दिमाग में एक गर्म लोहे की तरह छप गया था। वो जानता था कि उस्ताद जी 100% सही थे, पर उनकी बात को मानना, उस पर अमल करना अर्जुन के लिए नामुमकिन लग रहा था। वो सही कह रहे हैं, उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पर मैं ऐसा कैसे बन जाऊं, एक कातिल जैसा, जिसके लिए सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक निशाना हो? क्या इंसाफ हासिल करने के लिए मुझे भी उन्हीं लोगों जैसा बनना पड़ेगा जिनसे मैं लड़ रहा हूं, एक कनावर? अर्जुन एक सच्चे योद्धा की ठंडी मानसिकता के साथ संघर्ष कर रहा था। उस्ताद जी ने उन्हें दोबारा खड़े होने का हुक्म दिया। दोबारा शुरू करो, और इस बार अगर किसी ने भी झिझक दिखाई तो मैं जमीन पर सिर्फ गिराऊंगा नहीं। अर्जुन और रोहन दोबारा एक दूसरे के सामने खड़े हुए। माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। ये अब एक दोस्ताना अभ्यास नहीं था। रोहन ने अर्जुन की आंखों में देखा और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि फिक्र मत करो भाई, जो जरूरी है वो करो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में उठ रहे रहम को, अपनी दोस्ती के एहसास को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की। उसने उस्ताद जी द्वारा मांगी गई उस ठंडक को अपने अंदर लाने की कोशिश की। उसने डंडे को मजबूती से पकड़ा। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। कैमरा अर्जुन के चेहरे पर फोकस करता है, जहां एक अंदरूनी युद्ध साफ दिख रहा था। क्या वो अपनी मानवता को दबाकर एक हथियार बन पाएगा? मन को फौलाद बनाने की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी।
उस्ताद जी की कठोर शारीरिक ट्रेनिंग ने अर्जुन और रोहन के जिस्म से नरमाहट को नोचकर फेंक दिया था। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत थे, पर उस्ताद जी जानते थे कि ये काफी नहीं है। एक सुबह उन्होंने कहा, अखाड़े में जिस्म बनता है, पर असली जंग सड़कों पर भीड़ में लड़ी जाती है। आज तुम्हारी ट्रेनिंग शहर में होगी। ओबेरॉय के सुरक्षा इंतजामों के बीच वो तीनों गाजियाबाद के एक बेहद भीड़-भाड़ वाले पुराने बाजार में पहुंचे। सालों बाद अपने शहर की उन जानी मानी गलियों में वापस आकर अर्जुन को अजीब लगा, पर अब वो यहाँ एक आम नागरिक की तरह नहीं, एक सिपाही की तरह आया था। भीड़ का शोर, लोगों की धक्का मुक्की, अर्जुन और रोहन को इस माहौल में बेचैनी होने लगी। उस्ताद जी उनके बीच बिल्कुल शांत चल रहे थे, पर उनकी आंखें एक बाज की तरह हर तरफ घूम रही थी। अचानक वो रुके। तुम्हारे ठीक पीछे 10 कदम दूर लाल शर्ट में कौन है? उन्होंने धीरे से पूछा। रोहन ने पलट कर देखा। पता नहीं उस्ताद जी, भीड़ है, बहुत से लोग हैं। बेवकूफ, उस्ताद जी ने कहा, भीड़ में चेहरे ढूंढना सीखो। वो आदमी पिछले 2 मोड़ से हमारे पीछे आ रहा है। उसने इस दौरान 3 बार अपने बाल ठीक किए हैं, पर उसके बाल पहले से ही ठीक थे। ये उसका सिग्नल है, वो हम पर नजर रखे हुए है। अर्जुन और रोहन ने गौर से देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस्ताद जी सही थे, वो आदमी उन्हें ही देख रहा था। वो मेरा ही आदमी है, उस्ताद जी ने बताया, पर अगर वो मेरा हो सकता है तो दुश्मन का भी। पहला सबक, हमेशा मानो कि तुम पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने उन्हें स्पॉट सर्विलेंस करना सिखाया। वो आगे बढ़े। उस्ताद जी उन्हें उन खतरों को पहचानना सिखा रहे थे जो आम आंखों को दिखाई नहीं देते। वो ठेले पर बैठा आदमी, उन्होंने इशारा किया। वो सब्जी नहीं बेच रहा, वो खबर बेच रहा है। उसकी आंखें हर आने जाने वाले पर हैं। वो एक पुलिस का मुखबिर है। उस छत पर कपड़े सुखा रही औरत, उन्होंने कहा, वो आसपास की 3 गलियों पर नजर रख सकती है। वो एक लुकआउट हो सकती है या एक स्नाइपर के लिए स्पॉटर। धीरे धीरे अर्जुन और रोहन के लिए वो बाजार बदलने लगा। वो अब खरीदारी की जगह नहीं, एक जंग का मैदान लग रहा था। हर इंसान एक संभावित खतरा या एक अनजान सहयोगी था। अब सोचो, उस्ताद जी ने कहा, इसी भीड़ में तुम पर हमला होता है, 2 लोग चाकू के साथ, तुम क्या करोगे? मैं उनसे लड़ूंगा, रोहन ने फौरन कहा। और 2 मिनट में मारे जाओगे, उस्ताद जी ने सपाट लहजे में कहा। अपने आसपास देखो, ये भीड़ तुम्हारी दुश्मन भी है और तुम्हारा हथियार भी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे सी द एनवायरनमेंट एज बोथ अ वेपन एंड अ शील्ड। उस सब्जी के ठेले को उनकी तरफ धकेल दो, रुकावट पैदा करो। उस मसाले की दुकान में घुस जाओ और उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंक दो। इस तंग गली में भाग जाओ जहां वो तुम्हारा आसानी से पीछा ना कर सकें। हर चीज एक हथियार है, हर गली एक बचाव का रास्ता। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो। जैसे जैसे दिन ढलता गया, अर्जुन की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो अब लोगों को नहीं, उनके हाथों की हरकतों को, उनके चलने के अंदाज को, उनकी निगाहों को देख रहा था। एक मुस्कुराता चेहरा एक धोखा हो सकता था, एक शांत गली एक घात हो सकती थी। ये वही शहर है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूं, उसने सोचा, पर आज ये मुझे बिल्कुल अनजान लग रहा है। हर चेहरा, हर कोना एक खतरा हो सकता है। मैं अब इस शहर का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस शहर में एक निशाना हूं। अर्जुन अब दुनिया को एक आम नागरिक की तरह नहीं, एक निशाने की तरह देखने लगा था। शाम को वो एक छोटे से सुनसान ढाबे में बैठे थे। उस्ताद जी उनका इम्तिहान ले रहे थे। तुम्हारे बाएं तरफ वाली टेबल पर बैठे आदमी ने अब तक कितनी बार चाय ऑर्डर की है? 3 बार, अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, और हर बार वो चीनी अलग से मांगता है। उस्ताद जी ने रोहन से पूछा, ढाबे के बाहर जो स्कूटर खड़ा है उसके पीछे वाले टायर में क्या अजीब है? उसमें हवा कम है और उस पर ताजा कीचड़ लगा है, जबकि पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई। रोहन ने अपने स्पीड स्मार्ट अंदाज में जवाब दिया। उस्ताद जी के कठोर चेहरे पर एक पल के लिए एक हल्की सी, बेहद हल्की सी मंजूरी का भाव आया। तुम्हारा दिमाग अब जाग रहा है। तभी पास की टेबल पर रखे एक अखबार पर अर्जुन की नजर पड़ी। उसके पहले पन्ने पर विक्रम शर्मा की एक बड़ी सी तस्वीर थी। वो किसी बिजनेस अवार्ड फंक्शन में था, मुस्कुराता हुआ, ताकतवर और अपराजित लग रहा था। अर्जुन ने उस तस्वीर को देखा, पर इस बार उसे विक्रम को देखकर गुस्सा या नफरत नहीं हुई। उसका दिमाग अब उस्ताद जी की ट्रेनिंग पर चल रहा था। वो विक्रम को नहीं, उसके आसपास के माहौल को एनालाइज कर रहा था। उसके पीछे कितने गार्ड्स हैं, फंक्शन हॉल के एग्जिट दरवाजे कहाँ हैं, आसपास ऊंची इमारतें कौन सी हैं। उसकी ट्रेनिंग अब उसकी आदत, उसकी सोच का हिस्सा बन रही थी। वो अब विक्रम पर सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो अनजाने में उसे एक निशाने की तरह परखने लगा था। हफ्ते बीत गए। उस्ताद जी की कठोर बेरहम ट्रेनिंग हर रोज अर्जुन और रोहन के जिस्म और आत्मा को तोड़ती और जोड़ती रही। अखाड़े की मिट्टी अब उनके पसीने और कहीं कहीं खून से सींची जा चुकी थी, पर इस बेरहम सिलसिले का असर अब साफ दिखने लगा था। जिस ट्रैक्टर के टायर को उठाने में उनकी सांसें उखड़ जाती थीं, अब वो उसे एक संयमित गति से पलट लेते थे। जिस रस्सी से उनके हाथ छिल जाते थे, अब वो उस पर बंदर की फुर्ती से चढ़ जाते थे। लकड़ी के डंडों के साथ उनकी हरकतें अब अनाड़ी नहीं, एक सोची समझी तालमेल भरी चाल लगती थी। हफ्तों की इस लगातार ट्रेनिंग के बाद अर्जुन और रोहन अब तेजी से, मजबूती से और ज्यादा जागरूक हो चुके थे। उनके जिस्म बदल चुके थे। शहर की नरमाहट अब जल चुकी थी। उसकी जगह पतली पर फौलाद जैसी मजबूत मांसपेशियों ने ले ली थी। उनकी आंखें अब हमेशा चौकन्नी रहती, हर हरकत, हर आवाज को नोट करती। एक सुबह उस्ताद जी ने उन्हें अखाड़े के बीच बुलाया। आज माहौल अलग था।
उनकी आंखों में रोज वाली कठोरता के साथ एक परखने वाली तेजी थी। बहुत हो गई ट्रेनिंग, उन्होंने कहा, आज इम्तिहान है। वो अपनी जगह पर खड़े हो गए, उनका शरीर बिल्कुल स्थिर पर हमले के लिए तैयार। पिछली बार की तरह तुम दोनों एक साथ हमला करो। इस बार अर्जुन और रोहन के दिलों में डर नहीं, एक ठंडा फोकस किया हुआ इरादा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एक ऐसी निगाह जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी छुपी हुई थी। रोहन ने पहला हमला किया, पर इस बार वो एक अंधा जोश भरा हमला नहीं था, वो एक झांसा था उस्ताद जी का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही उस्ताद जी ने रोहन का वार रोकने के लिए हाथ उठाया, अर्जुन ने दूसरी तरफ से उनके आरक्षित हिस्से पर डंडे से हमला किया। ये एक सोची समझी एक साथ की गई चाल थी। अब उस्ताद जी अभी भी उनसे बेहतर थे, पर अब उन्हें मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्हें उनके हमलों से बचने के लिए तेजी से घूमना पड़ रहा था, और अर्जुन और रोहन एक टीम की तरह काम कर रहे थे। एक हमला करता, दूसरा बचाव। वो उस्ताद जी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़ाई अब एक तरफा नहीं थी, वो उस्ताद जी के सामने टिक पा रहे थे। ये सिलसिला कुछ मिनट तक चला। आखिरकार उस्ताद जी ने उनकी चाल में एक छोटी सी कमजोरी ढूंढ ली। उन्होंने एक ऐसी फुर्ती और ताकत से वार किया कि एक ही पल में उनके दोनों हाथों से डंडे छूटकर दूर जा गिरे। इम्तिहान खत्म हो चुका था। वो अभी भी हार गए थे, पर इस हार में एक बहुत बड़ी जीत छुपी हुई थी। इस बार वो जमीन पर धूल नहीं चाट रहे थे, वो अपने पैरों पर खड़े थे, हाँफ रहे थे पर टूटे नहीं थे। उनकी जबरदस्त प्रगति को कोई नकार नहीं सकता था। उस्ताद जी ने उन्हें देखा। पहली बार उनकी कठोर आंखों में गुस्से या निराशा के अलावा कुछ और था। शायद ये मंजूरी थी, कहना मुश्किल था। पहले से बेहतर है, पर अभी भी जंग के लिए बच्चे हो। उन्होंने उनकी गलतियां गिनवाई, पर अर्जुन और रोहन ने सिर्फ उनकी आलोचना नहीं सुनी, उन्होंने उन शब्दों के पीछे छुपी अनकही तारीफ को महसूस कर लिया। वो जानते थे कि वो बहुत आगे निकल आए हैं। हम उस्ताद जी के सामने इतनी देर तक टिक गए, हमने उन्हें पसीना ला दिया। अब वो कातिल खन्ना क्या चीज है, हम उसे भी देख लेंगे। अर्जुन के मन में भी यही ख्याल आया। हमारी ट्रेनिंग काम कर रही है, अब हम कमजोर नहीं हैं, अब हम शिकार नहीं, शिकारी बन सकते हैं। इनके विचार में ही एक खतरा छुपा हुआ था। इनके मन में आत्मविश्वास का एक खतरनाक बीज बो दिया गया था। उन्हें लगने लगा था कि वो अब असली जंग के लिए तैयार हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उस शाम जब वो अपने जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, उनके बीच एक नई ऊर्जा थी। रोहन, हम कब तक यहां इस किले में छुपे बैठेंगे? रोहन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। सही का भाई, अब छुपने का नहीं, शिकार करने का टाइम आ गया है। ओबरी जो उनसे मिलने आए थे, उन्होंने ये बात सुन ली। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। इनके जिस्म में ताकत तो आ गई है, पर इनके दिमाग में अभी भी बचपना है। ये आत्मविश्वास, ये बेहद खतरनाक है। पर अर्जुन और रोहन अपने ही जोश में थे। उन्हें लग रहा था कि वो अब किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। वो अपनी अगली चाल, हमला करने की चाल बनाने लगे थे, और यही उनका आत्मविश्वास उन्हें उनकी सबसे बड़ी हार की तरफ ले जाने वाला था।